जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल जेपीजी के स्टडी में। बच्चों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के गृह विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके किताब के सभी चैप्टर से लिया गया है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है? What are the benefit of home science? गृह विज्ञान विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई, शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुपोषण एवं कुपोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका उत्तर है, सुपोषण जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति को सुपोषण या उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण करता है। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अव्यवस्थित पोषण, जब मनुष्य को इसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, पोषक तत्व क्या है, इसके कार्य क्या हैं? पोषक तत्व जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं, अर्थात अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। प्रमुख पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, प्रोटीन, यह शरीर की वृद्धि करता है। तीसरा, वसा, इससे शरीर को 3 प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे पहला लिनोलिन, दूसरा
लिनोलोनिक, तीसरा अर्किडोनिक। शरीर में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। चौथा कैल्शियम, यह अस्थि के विकास एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। पांचवा फास्फोरस, यह भी अस्थि के विकास के लिए आवश्यक है। छठा लोहा, यह शरीर की रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कण प्रदान कर दूर करता है। गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। सातवां विटामिन, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, तथा दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। यह कई रोगों से बचाता है। क्रीच क्या है? क्रीच में बच्चों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है। क्रीच एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां बच्चों की सही देखभाल में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं। क्रीच में 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। वृद्धि तथा विकास को परिभाषित करें। वृद्धि आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। इसकी माप की जाती है। यह सामान्यतः शरीर के आकार, लंबाई तथा वजन में वृद्धि हेतु प्रयोग होता है। विकास स्वभाव में परिवर्तन जैसे त्वचा का कठोर होना, बालों का शरीर पर उगना, बालों का सफ़ेद होना आदि क्रियाएं विकास के अंतर्गत आती है। मानसिक, भावात्मक, नैतिक एवं सामाजिक आदि पक्षों में विकास होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है जो एक दूसरे से संबद्ध होती है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? इसके फैलने के कारण लिखें। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, इसे संक्रामक रोग कहते हैं। यह सूक्ष्म रोगाणुओं द्वारा होते हैं तथा तीव्रता से फैलते हैं। संक्रामक रोग निम्नलिखित माध्यमों द्वारा फैलते हैं। पहला वायु द्वारा, दूसरा जल द्वारा, तीसरा भोजन द्वारा, चौथा संपर्क द्वारा, पांचवा कीड़ों द्वारा तथा छठा अन्य स्रोतों द्वारा। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS क्या है? समेकित बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर 1975 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना भारत सरकार के सौजन्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान समय में देश में लगभग 2761 स्वीकृत ICDS परियोजनाएं हैं, जिनसे लाखों माताएं एवं बच्चे लाभ उठा रहे हैं।
भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा उनके विचारों तथा भावों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी के बारे में लिखें। आंगनबाड़ी संस्थाओं की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिशु का देखभाल होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माताओं को बच्चों की सामान्य बीमारियों एवं समान वृद्धि के बारे में शिक्षा देती है। इसमें 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी तथा खसरे के टीका लगवाया जाता है। इसमें गरीब बच्चों, माताओं तथा गर्भवती स्त्रियों का पोषाहार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी का टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका उत्तर होगा, हेपेटाइटिस बी का टीका यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, शेविंग रेजर तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है। चूँकि विषाणु दूसरे जीव वैज्ञानिक द्रव्यों जैसे रक्त, मूत्र, स्तन, दूध आदि में पाया जाता है, यह मौखिक मार्ग या आंतरिक संक्रमण द्वारा भी हो सकता है। यह एक गंभीर रोग है। पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी 1-2 माह बाद तथा तीसरी पहली खुराक के 6 से 8 माह बाद दी जा सकती है। स्तनपान के 4 लाभ लिखिए। आपका उत्तर होगा, स्तनपान से लाभ निम्न है। पहला, माता के दूध में लैक्टोएल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होता है जो कैसीन की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता है। दूसरा, माता के दूध में वाह कीटाणुओं के प्रवेश की गुंजाइश नहीं होती। तीसरा, कोलोस्ट्रम जो माँ के स्तन से निकला पहला दूध में एंटीबॉडी होती है जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। चौथा, माता का दूध समान तापक्रम पर उपलब्ध होता है। इसे न गर्म करने की जरूरत होती है और न ठंडा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण वायुमंडल, जलमंडल और प्राणी मंडल में अवस्थित क्रमशः भूमि पर आयु, जल और आश्रित समस्त प्राणियों के लिए वातावरण के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहते हैं। प्रदूषण सजीव या निर्जीव सृष्टि को किसी प्रकार से अस्वच्छ या अशुद्ध करने वाली प्रक्रिया प्रदूषण कहलाती है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, जल प्रदूषण। दूसरा, वायु प्रदूषण। तीसरा, ऊष्मा प्रदूषण। चौथा, ध्वनि प्रदूषण तथा 5वां, भूमि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा होना क्यों अनिवार्य है? आपका उत्तर होगा,
गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा का होना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 9वें माह के अंत तक भ्रूण में 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम लोहा होता है। नाभि नाल में 150 मिलीग्राम लौह तत्व होता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम लौह तत्व लेना चाहिए। हरी सब्जियां, यकृत और गोश्त में लोहा तत्व की अधिक मात्रा होती है। यह पालक, मटर या सेम, गेहूं, अंडा, खमीर, दालें, लाल चौलाई, शलजम के पत्ते, हल्दी, हींग, राई, गुड़, फूल, चने के साग में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, आहार नियोजन को परिभाषित करें। आहार नियोजन उम्र के अनुसार वृद्धि एवं विकास के लिए आहार की आवश्यकता के साथ साथ पोषक तत्वों की आवश्यकता समयानुसार पूर्ति करने को आहार नियोजन कहते हैं। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकताएं उनके लिंग, आयु तथा श्रम पर निर्भर करती है। सातों खाद्य समूहों में से कुछ न कुछ आवश्यक भोजन उपयोग करना चाहिए। गर्भवती बच्चों तथा रुग्ण व्यक्ति के लिए अलग से विशेष भोजन देना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात्रि का भोजन क्रमानुसार संतुलित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक धुलाई मशीन का चयन करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आपका उत्तर होगा, कपड़े धोने की मशीन बाजार में कई प्रकार के मॉडलों में उपलब्ध होती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनके मॉडलों को देखते हुए ISI मार्क का ध्यान देते हुए उचित प्रकार के धुलाई मशीन का चयन करना चाहिए। यह मशीन विद्युत चालित होती है तथा कई वस्त्र इसमें एक साथ धोए जा सकते हैं। सामान्यतः बाजार में 4 प्रकार के धुलाई मशीन उपलब्ध है। पहला डोली मशीन, दूसरा सिलेंडर या रोटरी मशीन, तीसरा ऑसिलेटिंग या रोकर मशीन, चौथा दबाव या चूसन मशीन। अगला प्रश्न है, कॉफी के धब्बे किस प्रकार छुड़ाए जाएंगे? आपका उत्तर होगा, कॉफी के ताजे धब्बे सुहागा और जल की मदद से छूट जाते हैं। धब्बे वाले स्थान को सुहागा के जलीय घोल में कुछ समय तक डुबो देते हैं। अगर धब्बे सूती पर हो तो गर्म जल की धार उस पर डालेंगे। रेशमी वस्त्र पर लगे कॉफी के धब्बे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से छुड़ाएंगे। अगला प्रश्न है, मौसम तथा समय के अनुसार कैसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए? मौसम सर्दियों में गर्म रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी आदि तथा गर्मियों में शीतल रंगों जैसे नीला, हरा, बैंगनी का प्रयोग करना चाहिए। किस समय कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। खुशी के समय सुंदर, भड़कीले, चमकीले, तीव्र रंगों वाले वस्त्र पहनने चाहिए। शोक के समय सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अगला प्रश्न है, MMR क्या है?
बालकों को प्रतिरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगवाए जाते हैं। शिशु को MMR का टीका 3 बीमारियों खसरा, मम्मस एवं रूबेला से बचाव के लिए दिया जाता है। यह टीका 15 से 18 माह की आयु में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू बजट का क्या महत्व है? घरेलू बजट किसी भी घर के परिवार का आर्थिक दर्पण होता है। इसका महत्व निम्न है: आय व्यय में संतुलन, बजट के समय व्यय, बजट बनाने से बचत, बजट के अनुसार खर्च, सीमित आय में अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति तथा परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, ISI क्या है? 4 खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिन पर ISI चिन्ह हो। ISI यह चिन्ह पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निम्नलिखित विश्वास दिलाए जाते हैं: उपभोक्ता को पदार्थ की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्थिरता के आश्वासन के लिए विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता पदार्थों पर ISI चिन्ह लगाया जाता है। कुछ भी खरीदने के पूर्व सामान की गुणवत्ता हेतु यह चिन्ह अवश्य देख लेना चाहिए। भविष्य निधि के धन रखने के क्या लाभ हैं? यह सरकारी या गैर सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए अनिवार्य योजना है। इसके अंतर्गत प्रति माह वेतन में से एक निश्चित राशि इस योजना में जमा कराई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न कार्यों जैसे बच्ची का विवाह, शिक्षा, घूमने आदि के लिए उससे राशि ऋण के रूप में संस्थान प्रधान द्वारा प्राप्त होती है। भविष्य निधि में धन रखने के निम्नलिखित लाभ हैं: पहला, धन सुरक्षित रहता है। दूसरा, धन ब्याज सहित वापस प्राप्त होता है। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर सरलता से ऋण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले निम्न तत्व हैं: पहला, फैशन। दूसरा, आर्थिक स्थिति। तीसरा, अवसर। चौथा, व्यक्तित्व। पांचवा, जलवायु। छठा, आयु। सातवां, व्यवसाय। आठवां, शारीरिक बनावट। अगला प्रश्न है, शरीर में जल का क्या कार्य है? शरीर में जल का निम्नलिखित कार्य है। पहला, शरीर का निर्माण कार्य। शरीर के पूरे भार का 56% भाग जल का होता है। गुर्दे में 83%, रक्त में 85%, मस्तिष्क में 79%, मांसपेशियां में 72%, जिगर में 70% तथा अस्थिया में 25% जल होता है। दूसरा, तापक्रम नियंत्रक के रूप में जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। तीसरा, गोलक के रूप में यही माध्यम है जिससे पोषक तत्वों को कोषों तक ले जाया जाता है तथा चयापचय के निरर्थक पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। पाचन क्रिया में जल का प्रयोग होता है। मूत्र में 96% जल होता है। यह मल विसर्जन में इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी से कब्जियत होती है। चौथा, स्नेहक कार्य।
यह शरीर के अस्थियों के जोड़ों में होने वाले रगड़ से बचाता है। संधियों के चारों तरफ थैलोनुमा ऊतक में यह उपस्थित होता है, जिसके नष्ट होने से संधियां जकड़ जाती है। 5वां, शरीर के निरुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर के विषैले पदार्थों को मूत्र तथा पसीने द्वारा यह बाहर निकालने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, हिमीकरण क्या होता है? तो हिमीकरण में खाद्य पदार्थों को इतना ठंडा किया जाता है कि वे बर्फ की तरह जम जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों के जीवाणुओं एवं एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और वे अधिक समय तक खराब नहीं होते। इस विधि में तो वैसे फल एवं सब्जियां सुरक्षित किए जाते हैं जो पकाने पर पीले नहीं होते। पैकिंग करने में बॉक्स पेपर, पॉलीथीन, सेलोफोन एवं टीन फाइल आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। इसे बंधे खाद्य पदार्थों को हिमीकरण यंत्र में रख दिया जाता है। इसका तापक्रम 30 डिग्री F से 35 डिग्री F तक रहता है।